हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में यूनिट नंबर 5 का स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट तक का सारा डिस्कशन कर लिए। जो मेजर आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो यूनिट है उसका सारा चीज़ जो है वो आपके लास्ट वाले क्लास तक कंप्लीट हो गया। अब आपके यूनिट में क्या किया है, रिटेनिंग वॉल का कॉन्सेप्ट को, जो आपका अर्थ प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, उसको एक बेसिक इंट्रोडक्शन आइडियाज़ आपको होना चाहिए, वो सारे के लिए आपको उस टॉपिक को वहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। अब ये अपने आप में एक चैप्टर है जो अर्थ प्रेशर वाला है, वो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ेंगे या आप बीटेक के लिए पढ़ेंगे तो अपने आप में एक चैप्टर है जिसके अपने डेरिवेशंस हैं, अपने फॉर्मूलाज हैं। अब लेकिन आपको क्योंकि वो सिर्फ एक टॉपिक दिया है तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि उसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ उस टॉपिक के बारे में एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ प्रेशर वाला, तो इससे एक थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो हम इस तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर किए हैं कि इसमें सिर्फ उतनी ही बातें हैं जितना आप अगर सफिशिएंटली अच्छे तरीके से अगर आप डायग्राम के साथ लिख देते हैं तो आपको 6 मार्क्स का भी थ्योरी होगा तो वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, और 4 मार्क्स का थ्योरी होगा तो आप अपने टाइम के हिसाब से और अपने स्पेस के हिसाब से आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप चाहें नहीं लिख सकते हैं। बाकी हम थ्योरीज आपको यहाँ पे पूरा लिख के दे दिए, ठीक है। अभी हम लोग जब आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी। अब आपको समझना है कि अर्थ प्रेशर क्या होता है। बियरिंग कॉन्सेप्ट वाला जो कहानी है आप वो दिमाग से निकाल दीजिए कि टरजागी ने क्या कहा था, स्ट्रिप फाउंडेशन होगा क्या आइसोलेटर होगा। अब उसका इससे कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सॉइल मैकेनिक्स में आपस में जुड़ ही जाती हैं। आप स्टार्टिंग के यूनिट में जिस चीज़ को पढ़े हैं वो रिलेटिव डेंसिटी, वो अभी लास्ट वाले क्लास में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में आकर के भी रिलेट हुआ। तो चीज़ें तो जुड़ेंगी कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल इसका उस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो हम आपको सिखाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल ओपन माइंड करके सुनिए। अभी तक सारा चीज़ डिफिकल्ट भी लग रहा था तो भी ये वाला पॉइंट बहुत आसान लगेगा। हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम शब्दों में आपको ये चीज़ें सिखा देंगे। अर्थ प्रेशर से रिलेटेड कोई चीज़ आप नेक्स्ट कभी नहीं भूलिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब जाइएगा ना तो यहाँ आपका बेस बना हुआ रहेगा। फिर जब आप तैयारी करने जाइएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ से भी आप उसको प्रिपेयर करेंगे, चाहे आप यूट्यूब से ही लेक्चर देख करके प्रिपेयर करेंगे, आपको सारा जो बेस होगा वो हम कवर कर देंगे। आगे की चीज़ें सारी आपको बाद में फिर से पढ़नी पड़ेगी दोबारा। अर्थ प्रेशर क्या होता है, आपको बहुत बार लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे आपको मिट्टी का लेवल ऊपर नीचे होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से कोई आपका यहाँ पे इस तरह से आपको ट्रैक बनाना है, ट्रैक बना करके यहाँ पे से आपका ट्रेन गुजरना है। अब ट्रेन का क्या है कि आप जब ट्रैक बनाते हैं तो उसका जो लेवल है वो ज़रूर आप सडनली आप क्या कर सकते हैं, रेलवे के पटरी को सडनली ऊपर सडनली नीचे नहीं कर सकते हैं ना। जैसे रोड में तो हम लोग फिर भी कर्व्स प्रोवाइड कर देते हैं, वर्टिकल कर्व जो होता है, जो समिट कर्व हुआ, वैली कर्व हुआ, कहीं पे एरिया डाउन है, लगा कि फिलिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा तो हम लोग सडनली रोड को थोड़ा डाउन कर दिए, फिर उसके बाद थोड़ा अप कर दिए, तो व्हीकल उसको टैकल कर लेता है, कार्स वगैरह। ट्रेन के साथ ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, डिपेंड करता है ट्रेन कितने स्पीड पे पहले से चल के आ रहा है, कितना ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं अभी ट्रेन का, कि ट्रेन के केस में क्या होता है ना, हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप मिट्टी को इस बराबर कर देंगे। अगर मिट्टी को इस बराबर आप कर भी दिए और आप बहुत पहले से ही ट्रैक को धीरे धीरे करके आप स्लोप में लाने लगे, अगर यहाँ पे हाईवे चल रहा है और ट्रेन को अगर आप यहाँ तक ले आते हैं कि आपको मिट्टी रोकना नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि जब जब ट्रेन क्रॉस होगा तब तक आपका जो रेलवे गेट होता है आपका वो बार बार क्लोज रहता है। पहले के सारे ज़माने में कभी जब फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो यही सारी चीज़ें होती थी। हाईवेज के ऊपर आपके रेलवे के ट्रैक क्रॉस हो रहे होते थे, जब भी वहाँ से ट्रेन गुजरना है तो आपको व्हीकल्स को वहाँ पे स्टॉप होना पड़ता है। बहुत बिजी अगर हाईवे है तो जाम लग जाएगा, तो वो क्या होता है, ट्रेवल टाइम बढ़ते चला जाता है, लोग अवॉइड करने लगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को अगर ऐसा है कि बहुत बिजी हाईवे है ऊपर और नीचे से अभी हम लोगों को ट्रेन ले जाना है, बहुत सारी ट्रेन आने वाली है, तो हम लोगों को अल्टीमेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग रोड को ही इस तरीके से ऊपर ले आए और फिर इस तरीके से रोड को नीचे ले आए वापस। व्हीकल्स आपके साइज़ उसका कम होता है, वो ज़्यादा एक्सेलरेशन तुरंत में ले सकता है, तो वो क्या होगा कि अपना यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेगा और यहाँ से आकर के उसको छोड़ देगा, वो मोमेंटम ग्रेडियंट से वो आपको नीचे उतर जाएगा, व्हीकल आपका, गाड़ी बंद भी आप कर देंगे तो बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जब करने की ज़रूरत आई तब आपको बात आया कि मिट्टी जो साइड में है, मान लीजिए, अब मान लीजिए कुछ ऐसा ही एरिया है,
इस तरीके का ही एरिया है, पूरा मिट्टी इस लेवल पे ही चल रहा था और आपका जो ट्रेन आ रहा था दूसरे साइड से जब ट्रैक बिछाते हुए आ रहे थे वो आप इस लेवल पे बिछाते हुए आ रहे थे। अब ये मान लीजिए 3-4 मीटर का डिफरेंस है, तो अब आपको रियलाइज़ हुआ कि 3-4 मीटर तो आपका पटरी का लेवल रोड के लेवल से डाउन चल रहा है। जब आप स्टेशन से आपका ट्रैक आप जब आप डिज़ाइन कर रहे थे, जब आप एरिया का सर्वे किए, आप सोचे कि इस स्टेशन से एक पटरी इस डायरेक्शन में हम लोग निकाल देते हैं ताकि उधर कनेक्टिविटी मिल जाएगा। तो जब पूरा एरिया अगर इसी डाउन लेवल पे है और हाईवे अगर यहाँ पे बना हुआ है तो आपको रियलाइज़ हुआ कि अब हमको यहाँ लेवल का डिफरेंस तो आ रहा है, तो हमको मिट्टी को रोकना तो पड़ेगा, अदरवाइज ये जो कटिंग आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ये प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब कैसे रोकेंगे, तो उसके लिए आया कि कोई एक दीवार खड़ा कर दो। तो जैसे इनिशियली मान लीजिए इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि एक काम करते हैं, एक ईंटा का दीवार दे देते हैं इस तरीके का, मिट्टी हम लोगों का रुक जाएगा। जो हम लोग जनरली करते भी हैं, जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं कहीं पे, हम लोगों को बेसमेंट बनाना होता है तो बहुत जगह पे गांव वगैरह में या छोटे शहरों में आप देखेंगे कि लोग इस तरीके से ब्रिक वॉल करके उसके पीछे इमेजिन करते हैं कि पूरा का पूरा मिट्टी जो है वो होल्ड हो जाएगा। बट आप 6 महीने में 1 सालों में देखते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपका ये ईंटा यहाँ से इस तरीके से कुछ टूट के इस तरीके से या किसी इस जगह पे से आपका जो वॉल है वो घसकने लगा। तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जितना मोटा आप वॉल दिए थे ब्रिक वॉल, ये ब्रिक वॉल आपका लोड जो है छोटे हाइट तक का तो बियर कर लेता है, 1 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर तक भी हम लोगों, फिर भी हम लोग ब्रिक वॉल दे देते हैं। 2.5-3 मीटर से ऊपर जब आप बढ़ने लगते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है, जो आप बहुत बार अगर आप नहीं देखें तो हम आपको बता देते हैं, ब्रिक वॉल बॉटम से आपका हमेशा फेल करता है। जब भी आप 3 मीटर एक फ्लोर हाइट का सोचेंगे कि हम लोग मिट्टी ईंटा का दीवार बना करके अंदर में मिट्टी भर देते हैं, बहुत सारा एरिया ऐसा होता है ना जो आपका यहाँ डाउन होता है और यहाँ आपका रोड चल रहा होता है, तो आपको फ्लोर बनाना है यहीं पे, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पिलर्स तो दे देते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें मिट्टी भरना है, तो आप क्या करते हैं कि साइड से सोचते हैं कि हम पूरा ब्रिक वॉल कर देते हैं, सारे पिलर्स को कनेक्ट करके एक अंदर रूम के जैसा बन जाएगा और उसमें मिट्टी हम लोग भर देंगे। तो वो मिट्टी भरा तो जाएगा, जैसे जैसे अब जब टाइम बीतेगा, 10 दिन होगा 15 दिन होगा, तो मिट्टी का एक प्रेशर लगता है। मिट्टी कभी भी आपका घर में, जैसे आपका एक कबर्ड है कुछ इस तरीके का, तो वो कबर्ड के जैसा कभी स्टेबल नहीं रहता है। कबर्ड का क्या है कि ये सारा लोड ज़मीन पे ही दे रहा है। अब आप कबर्ड के बगल में आके यहाँ पे खड़े हो जाइए तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता है ना। आप अपने बेड के बगल में आकर के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता है, लेकिन बेड के नीचे होंगे तो ज़रूर प्रेशर फील होगा, क्योंकि बेड अपना लोड जो है वो ग्राउंड पे दे रहा है, तो वर्टिकली देता है। कबर्ड जो है आपका अलमीरा, वो वर्टिकली लोड देता है। मिट्टी के साथ वैसा नहीं होता है। यही चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है। अर्थ प्रेशर में ये चीज़ अक्सर समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को कि मिट्टी का लोड नीचे जाना चाहिए ना, यहाँ पे जो मिट्टी है ये पूरा ये नीचे लोड जाना चाहिए। मिट्टी के साथ वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिट्टी इस तरीके से अपने आप को स्टेबल नहीं रखता है, मिट्टी इस तरीके से अपने आप को स्टेबल रखता है। अब जब इस तरीके से स्टेबल रखता है तो ये अपना कुछ एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ फाई, मतलब इतने एंगल पे ये अपने आप को स्टेबल मानता है। ये आपका कबर्ड नहीं है। कबर्ड का जैसे ग्राउंड के साथ एंगल क्या होगा, रेस्ट का 0 डिग्री होगा, लेकिन कबर्ड को ऐसा कुछ स्लोप का ज़रूरत नहीं पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए। मिट्टी को ज़रूरत पड़ता है। मिट्टी को अगर आप नॉर्मली इस तरीके से वर्टिकली रख देंगे तो मिट्टी अपने आप क्या करेगा कि वो आपको कुछ एंगल बनाएगा और एंगल बना करके इस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर लेगा कुछ देर के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गया। क्योंकि हम लोग मिट्टी ऐसे रखे तो ये इतना सा मिट्टी क्या हुआ, इधर चला गया, इतना सा मिट्टी इधर चला गया और अल्टीमेटली ये वाला अपने आप आके स्टेबल हो गया। फिर इस वाले में लैंडस्लाइड नहीं होता है, क्योंकि अब ये क्या हो गया, अपने रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये जितना एंगल से जो ये रेस्ट पे आया है, अब मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कोई एक इस तरीके से कोई चीज़ आप ऐसे रख दीजिए या खुद आप खड़े हो जाइए, तो आपको एक प्रेशर फील होगा जो डेप्थ के साथ बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे मिट्टी के अंदर आप इस तरीके से रहेंगे तो आपको फील आएगा कि थोड़ा आपका मतलब बॉडी पे आपके प्रेशर आ रहा है। इसका ऐसी एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर आप अपने बॉडी को गर्दन तक अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो आपको थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम फील होता है, जबकि आपका नाक बाहर है लेकिन फिर भी आपको फील होता है, क्योंकि आपके बॉडी पे प्रेशर लग रहा होता है, जो आप नॉर्मली बाहर खड़े हैं तो नहीं लग रहा है। तो मिट्टी जो है ना, वो अपना वर्टिकल तो प्रेशर देता ही है जो देना है, और हॉरिजॉन्टल भी प्रेशर देता है। अब वर्टिकल वाला प्रेशर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे तो पूरा का पूरा अर्थ ही है ना, तो वो तो पूरा का पूरा मिट्टी सह लेगा, वो तो अनलिमिटेड लोड उठा सकता है। उसके ऊपर तो हम लोग 100 स्टोरी का बिल्डिंग बना रखे हैं, तो वो सारा लोड तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। वो मिट्टी को लोड देगा, वो जो बियरिंग कैपेसिटी है उसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सब मिट्टी ही तो है पूरा। तो पूरा मिट्टी मान लिया जाता है कि यहाँ तक मिट्टी है, वो अपना लोड ट्रांसफ़र कर देगा वर्टिकली, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली भी करेगा।
अब जब आपको ऐसा कुछ गड्ढा बनाना है, आपको ऐसा कुछ बॉक्स बनाना है, तो फिर बॉक्स के लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे बॉक्स के लिए यहाँ पे आपको कोई प्रेशर ना लगे, क्योंकि अगर कोई प्रेशर लगा तो ये मिट्टी इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा तो ये मिट्टी ऐसे आ जाएगा, ये मिट्टी ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग जिस पर्पस के लिए ये बॉक्स बनाए हैं, मिट्टी को काट करके बनाए हैं, तो वो उसमें हम लोगों का फिर मिट्टी भर जाएगा, तो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो इसको बचाने के लिए कॉन्सेप्ट आया कि कोई एक दीवार बनाना होगा, ब्रिक वॉल से नहीं काम होगा, तो कंक्रीट का, आरसीसी का हम लोगों को दीवार बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ले आए जिसको हम लोग बोले रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि वो आपको अर्थ को रिटेन करता है, तो अर्थ को रिटेन करता है, रोकता है, इसलिए उसका नाम है रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज़ जो हॉरिजॉन्टली आपको मिट्टी को रोक रहा है वो रिटेनिंग वॉल कहलाएगा, और जनरली ये आपको आरसीसी में देखने को मिलता है। फिर आप पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टोन्स वगैरह से भी इस तरीके से आपको वॉल्स जो है वो बना दिए जाते हैं, जिससे भी उनको स्टेबिलिटी मिल जाता है। वो डिज़ाइन किया जाता है कि कितना थिकनेस का प्रोवाइड करेंगे जो हम लोगों का ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, तो जिस चीज़ से आपको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो हम लोग को क्योंकि पढ़ना है जब आगे, इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, डिज़ाइन करना पड़ता है आरसीसी वाले में कि छड़ कितना देना है, क्योंकि आप थिकनेस कम देना चाह रहे हैं ना, आप नेचुरल आपको रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तभी तो आप रिटेनिंग वॉल बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके आसपास में आपको बोल्डर्स मिल जा रहे हैं जिसको आप रबल मशीनरी आप बना सकते हैं, आपका स्टोन मशीनरी आप बना सकते हैं, तो आप क्यों आरसीसी बनाने जाएंगे, क्यों बाहर से कंक्रीट मंगाएंगे या खुद से बनाएंगे, सीमेंट लाएंगे, इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे। आप नेचुरली क्या करेंगे, उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो थिकनेस से पता चल गया कि होल्ड हो सकता है तो आप बना देंगे वॉल। नहीं जब हो पाए या जब बहुत हाइट हो जाए तब हम लोगों को आरसीसी लगाना पड़ता है। तो जब हम लोग आरसीसी लगाएंगे उस समय जो कैलकुलेशन होगा, जो आरसीसी का अपना जो कैलकुलेशन होगा लोड बियरिंग वाला, वो तो होगा ही जो आप आरसीसी सब्जेक्ट में पढ़ते आते हैं। साथ साथ आपको क्या करना होगा, सॉइल का जो लेटरल प्रेशर है, लेटरल इन द सेंस इसको बोल रहे हैं कि सॉइल का जो लेटरल प्रेशर है उसको भी आपको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। लेटरल प्रेशर प्लस वर्टिकल प्रेशर। तो वर्टिकल प्रेशर को तो आप आरसीसी से कंसिडर कर लेंगे, जैसे ये फुटिंग है, इस फुटिंग में क्या होने वाला है, वर्टिकल लोड आने वाला है। इस फुटिंग में डायरेक्टली मिट्टी का कोई प्रेशर नहीं आने वाला है, लेकिन क्योंकि इस दीवार में वो क्या करेगा, एक मोमेंट जनरेट करवाएगा, तो ये मोमेंट इसमें आएगा। तो लोड प्लस मोमेंट, ये दो चीज़ के लिए ये क्या होगा, आरसीसी डिज़ाइन होगा, ये वाला फुटिंग। लेकिन इस दीवार पे क्या होगा, ये लेटरल प्रेशर भी लगेगा मिट्टी के वजह से। तो मिट्टी के वजह से जो प्रेशर लगने वाला है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर्स में। यही वो चैप्टर है जो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो सारे इसी के अंदर में से आने वाले हैं। तो ये कहानी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली रिटेनिंग वॉल क्यों दिए, क्योंकि मिट्टी कभी भी खाली अपना वर्टिकल लोड नहीं देने वाला है। मिट्टी हमेशा वर्टिकल के साथ साथ कुछ हॉरिजॉन्टल देगा। अब वो वर्टिकल के जितना नहीं होगा, एरो से हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एरो का डेप्थ अगर ये वर्टिकल है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ कम होगा। तो कितना कम होगा वो कैलकुलेट करना है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर आपका, ये अगर वर्टिकल है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाए, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो चीज़ आपको चेक करना होगा। तो वर्टिकल से ये सिग्मा वी अगर हम इसको बोल रहे हैं तो ये सिग्मा एच जो है, ये सिग्मा एच लेस देन भी हो सकता है सिग्मा वी, सिग्मा एच आपको ग्रेटर देन भी हो सकता है सिग्मा वी। अब ये कितना कौन सा वैल्यू होगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब वर्टिकल के बराबर हॉरिजॉन्टल कभी नहीं होगा, कुछ कम हो जाएगा या कुछ ज़्यादा हो जाएगा। उसके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं पैसिव कंडीशन। अभी हम समझाएंगे सारी चीज़ें, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा एक्टिव पैसिव खत्म हो गया, अभी हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। अभी हम आपको बिल्डअप दे रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर है वो कम होता है जनरली जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बट किसी किसी आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन में ज़्यादा भी हो सकता है वो। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी आनी चाहिए। इस वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ तक का सारा चीज़ कवर करेंगे। अब उसके फॉर्मूलाज कहाँ से निकल के आए उसका डेरिवेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक ही आने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन में, वो है अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर एक्सप्लेन कीजिए कितने टाइप के होते हैं, तो एक्टिव, पैसिव और स्टैटिक, मतलब रेस्ट वाला कंडीशन। ये आपको 3 तरीके के कंडीशन होते हैं, तीनों को समझा देना है, तीनों का फॉर्मूला लिख देना है, और जो फॉर्मूला हम बताएंगे उस फॉर्मूला को रट लीजिए।
वो आपको अभी थर्ड सेमेस्टर से लेकर के आपको अभी बाकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स में काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप फिर तैयारी करने के लिए अल्टीमेटली जाएंगे तो नोट्स उठा करके दोबारा देखेंगे तो सॉइल मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा। सॉइल मैकेनिक्स समझ में आता है कहानियों से। अगर आपको कहानी क्लियर है तो आप आज से 5 साल बाद भी बुक उठाएंगे, आप जब एक बार रीडिंग देना शुरू करेंगे तो पुरानी सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्योंकि कहानी पता रहेगा कि मिट्टी हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रेशर देता ही रहता है, तो आपको पता रहेगा कि आखिर क्यों एक्टिव निकाल रहे हैं, क्यों पैसिव निकाल रहे हैं। हम लोग ऐसे नॉर्मली मिट्टी का लोड हम लोग दीवार में टच ही नहीं कराएंगे, आप दीवार में नहीं टच कराएंगे, उसके बावजूद भी वो इस तरीके से जो है, तो आखिर क्योंकि वो अपना कुछ यहाँ पे प्रेशर बना रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका इस तरीके से मिट्टी है, बहुत दूर है, यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, तो रिटेनिंग वॉल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको काम है यहाँ पे, आपको पता है कि ये मिट्टी रेस्ट पे, ये मिट्टी रेस्ट पे, कभी यहाँ पे आएगा नहीं। आप छोटा सा यहाँ पे ऐसे ईंटा का दीवार दे देंगे बैकअप। लेकिन जब आपको मिट्टी चल रहा है लगातार इस तरीके से और आपको बीच में ऐसे कटिंग करना है, तो आपको पता है कि ये मिट्टी और ये मिट्टी तो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। ये चीज़ आज के लेक्चर के बाद से क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग काट दिए और हो गया, मिट्टी अपना सारा लोड नीचे देगा। मिट्टी हॉरिजॉन्टली लोड लगा के उसको सेटल कराने की वापस से कोशिश करेगा, क्योंकि वो टेंशन में नहीं रह सकता है। वो क्या करेगा, वो रिलैक्स होना चाहेगा। जैसे ही रिलैक्स होना चाहेगा तो वो ऐसे ही रिलैक्स होगा, वो ऐसे ही रिलैक्स होगा, फिर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अर्थ प्रेशर क्या होता है। अर्थ प्रेशर है जो मिट्टी अपना एक फोर्स लगाता है, जो प्रेशर लगाता है अपने सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में मेजॉरिटी में वो वर्टिकल में प्रेशर लगाता है, लेकिन क्योंकि मिट्टी में अपना एक एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक फ्रिक्शन, आपका जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग फाई बोलते हैं, जिस पे वो रेस्ट कंडीशन में आ रहा है जितने फाई पे, क्योंकि उसको डिस्टर्ब किया गया है अगर, तो फिर वो क्या करेगा कि वो अपना वर्टिकल फोर्स का कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स में कन्वर्ट कर देगा। और उस कन्वर्जन को आपको पकड़ना आना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किए तो फिर आपका हो जाएगा फोर्स कैलकुलेट करने में ब्लंडर। कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम्स पढ़ते हैं कि मिट्टी का जो प्रेशर है वो ऐसे वेरी करता है। हो सकता है आप सुने भी होंगे के ए गामा एच स्क्वायर, हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, ये आपका नीचे का टोटल आपका थ्रस्ट होता है, मतलब प्रेशर का वैल्यू होता है, एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये क्या होता है, यही चीज़ें हम लोगों को पकड़ने आना चाहिए। अगर हम नहीं पकड़ सके तो हम क्या करेंगे, जैसे आरसीसी में अगर आप बेसिक बेंडिंग मोमेंट का अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 के बदले अगर आप डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 कर दिए, इसका मतलब है कि आप मोमेंट कम ले लिए। मोमेंट कम लिए तो क्या होगा, अल्टीमेटली टूट जाएगा जो चीज़ आप बना रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल मोमेंट तो इतना आने वाला है ना। आप डिनोमिनेटर बढ़ा दिए मतलब आप वैल्यू घटा दिए, क्योंकि आपसे गलती हो गई। उसी तरीके से यहाँ गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलती किए इस तरीके से कि प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सके बॉटम में कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में अगर आपका कोई फोर्स लग रहा है, शेयरिंग रेजिस्टेंस से अगर छेड़छाड़ हुआ है, तो आपके फाई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जितना से आप छेड़छाड़ किए हैं, जो उसका फाई है सॉइल का, उसके हिसाब से कुछ फॉर्मूला है जो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर बनाएगा। तो वो क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल वाला जो प्रेशर होगा उसको एक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कॉफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे, वो इस फाई के हिसाब से निकालेंगे। जिस सॉइल का जितना फाई होगा वो उतना के का वैल्यू बनाएगा। अब अगर ये स्टैटिक कंडीशन है तो ये के नॉट इंटू सिग्मा वी कर देंगे। अगर एक्टिव कंडीशन है तो नाम बदल देंगे इसी के का, इसको बोल देंगे के ए इंटू सिग्मा वी कर देंगे। अगर पैसिव कंडीशन है तो इसको हम लोग के पी बोल देंगे इंटू सिग्मा वी कर देंगे। मतलब वर्टिकल फोर्स का ही कुछ परसेंटेज वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेगा। हो सकता है 200% कर दे, हो सकता है 10% कर दे, तो वो चीज़ें तो हम लोगों को निकालनी पड़ेंगी। उसको कभी फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि कितना करेगा, लेकिन तीनों में 3 कंडीशंस होंगे। किसी में तो 100% से ज़्यादा होगा, किसी में 100% से कम होगा, और 100% से कम में आपको 2 कंडीशन होगा, एक स्टैटिक का एक एक्टिव का। अगर एक्टिव 40% है, हो सकता है स्टैटिक 80% हो वर्टिकल का, और पैसिव जो है वो 300% हो, ये हो सकता है। इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि 1 सिग्मा वी से कम होगा एक्टिव और स्टैटिक, सिग्मा वी से ज़्यादा होगा आपको पैसिव, जनरल सॉइल्स के केस में, क्ले को छोड़ करके। ये सब एक्सेप्शन होता है। किसी भी चीज़ को ना हम एक नियम नहीं बोल सकते हैं कि क्ले आपको क्या है, एक्सेप्शन है। जनरली जो आप सॉइल्स में सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना वो इस तरीके से फॉलो होंगी। क्ले में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। फिर वो जब हम लोग अब अभी फ़िलहाल तो उसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो नहीं पढ़ रहे हैं तो उतना एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे, फिर दिमाग में घूमता रहेगा, फिर जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ना, किसी भी चीज़ को रट नहीं लेना है। हर चीज़ एक जगह पे लागू होता है।
दूसरे जगह पे चीज़ें बदल सकती हैं। तो कहानी जो है वो समझ में आएगा कि किस सॉइल में क्या हो रहा है, तभी आप उसको समझ के लगा पाएंगे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है, कभी बीटेक करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ेंगे ना, तो लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ये तो अभी हम डायग्राम से आपको क्लासेस में समझा रहे हैं ना। 3 लाइन का क्वेश्चन दिया होगा एसएससी में और 4 ऑप्शन दिया होगा, और इन लाइंस को पढ़ के आपको कुछ कहानी अपना बनाना है। तो जब यहाँ समझ में आएगा तो फिर वो लाइन से कहानी बन जाएगा। ठीक है। तो अर्थ प्रेशर बेसिकली होता है, जो हम लोग इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के पढ़ने के लिए, वो है अर्थ प्रेशर कि आपका हॉरिजॉन्टल वाला अर्थ प्रेशर क्या है। हम लोगों को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ना है, वर्टिकल वाले के बारे में नहीं पढ़ना है। तो जब हॉरिजॉन्टल पढ़ना है तो अब आपको समझ में आ गया कि 3 कंडीशन हो सकते हैं सॉइल के। सॉइल या तो रेस्ट पे होगा, सॉइल या तो बहुत एक्टिव कंडीशन में होगा, या सॉइल बहुत ही पैसिव कंडीशन में होगा। ये 3 में से जो भी केस होगा तो वर्टिकल फोर्स को, वर्टिकल प्रेशर को क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेगा। जब हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेगा तो कुछ सिग्मा वी के साथ आपको क्या होगा, के का वैल्यू हम लोग एक नाम दे दिए के, जो कोफिशिएंट होगा आपके उस अर्थ प्रेशर का, एक्टिव है कि पैसिव है कि रेस्ट कंडीशन पे है, उसके हिसाब से के का कुछ वैल्यू आएगा। वो के का वैल्यू साइंटिस्ट ने बता दिया है उसका फॉर्मूला, कि वो डिपेंड करेगा फाई के ऊपर में। आपको वो फॉर्मूला बस याद रख लेना है एज इट इज़। कहानी समझ में आ जाना होगा ऑब्वियसली कि रेस्ट में होता क्या है। अब जो चीज़ हम बताएं उसको यहाँ थ्योरी में पढ़िए। ए सॉयल मास रिटेन बाय ए वॉल एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑन द वॉल। एक सॉयल मास जिसको आप किसी वॉल से रोकते हैं, वो वॉल पे प्रेशर बनाता है। क्यों बनाता है हम बता दिए, उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है सॉयल में। दिस प्रेशर पी, ये जो सॉयल जो बनाया आपके दीवार पे, उस प्रेशर पी को कहते हैं हम लोग अर्थ प्रेशर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अर्थ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द वॉल। ये जो मैग्नीट्यूड है जो अर्थ प्रेशर का, जो सिग्मा एच हम आपको बोल रहे हैं कि क्या कितना होगा, वो डिपेंड करेगा वॉल के मूवमेंट पे। वॉल नहीं मूवमेंट कर रहा है तो रेस्ट पे है। वॉल मूवमेंट अगर मिट्टी से दूर जा रहा है तो एक्टिव केस कहलाएगा। वॉल अगर मिट्टी के तरफ अपना प्रेशर बना रहा है तो पैसिव केस कहलाएगा। अब मिट्टी से दूर जा रहा है का मतलब ये नहीं लेना है कि दीवार आपका मूव करता है। दीवार मूव नहीं कर रहा है। जो सॉयल आपके मिट्टी पे प्रेशर दे रहा है, वो प्रेशर अगर आपको सॉयल के ऊपर इस तरीके से लग रहा है कि आपको जो दीवार है उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आ रहा है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आप अगर अपने पैर से किसी चीज़ को मारते हैं, हिट करते हैं दीवार को, या फिर अगर आप अपने उंगली से दीवार को हिट करते हैं, तो दोनों के चोट में डिफरेंस है। दीवार को फील हो सकता है कि पैर से मारने पे कितना फोर्स लगा है, उंगली से मारने पे कितना फोर्स लगा है। तो उंगली से जो मारने का हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वो आपका क्या है, वो आपका एक्टिव फोर्स के जैसा है कि फोर्स लग रहा है मगर बहुत कम लग रहा है। जितना नॉर्मल कंडीशन में थे तो मिट्टी पूरा का पूरा लदा हुआ था आपके ऊपर। आप अपने किसी दोस्त को उठाएंगे, अगर वो सोया हुआ है तो आप उसको अगर उठाना चाहेंगे पूरा, तो आपको लगेगा कि वो बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त उठने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, वो तो लेटा हुआ है। तो आप जब उसको उठाना चाह रहे हैं तो उसका वेट आपको बहुत ज़्यादा लगता है। वही आपका दोस्त जब उठा हुआ रहता है और जब आप उसको उठाना चाहते हैं, तो क्योंकि वो खुद से भी क्या कर रहा है, कुछ अपने आप को, मतलब अगर रेजिस्ट करेगा तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर वो खुद चाह रहा है कि आप उसको उठा लें, तो फिर वो क्या करेगा कि थोड़ा अपने तरफ से एक प्रेशर लगाएगा। वो जो प्रेशर लगाएगा तो आपको लगेगा 80 किलो का दोस्त है, लेकिन आपको लगेगा कि 40 किलो के जैसा, और आप उसको उठा लेंगे। तो वो जो आपका रेस्ट कंडीशन पे आपका दोस्त था तो वो ज़्यादा भारी लग रहा था, जब वो एक्टिव कंडीशन पे आया तो आपको वो थोड़ा कम भारी लगने लगा। वही सेम एग्जांपल से समझिए सॉइल के साथ भी ऐसा ही होता है। सॉइल जब बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पे है, अब वो कैसे पता चलेगा रेस्ट कंडीशन पे है, वो पता चलेगा सॉइल का अपना एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस से, कि जो फाई है उस फाई से हम लोगों को पता चलेगा कि सॉइल हम लोगों का रेस्ट पे है कि सॉइल रेस्ट पे नहीं है। जाके पूछ के थोड़ी बताएंगे, तो पता चलेगा कैसे, ये फाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फाई से पता चलेगा कि हम लोगों का सॉइल रेस्ट पे है कि नहीं है। अगर सॉइल रेस्ट पे है तो फिर वो दीवार पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, अगर सॉइल एक्टिव है तो वो दीवार पे कम प्रेशर लगाएगा। इसीलिए अभी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हम आपको बोले थे कि यहाँ अगर 30% इफेक्ट देगा वर्टिकल का, तो यहाँ 80% इफेक्ट देगा वर्टिकल का। ये अचानक से ये वैल्यू जो हम दे रहे हैं, हम इसको 30 इसको 80 क्यों नहीं बोले थे, इसी वजह से कि रेस्ट वाला कंडीशन ज़्यादा खराब है एक्टिव वाले से। एक्टिव वाला सबसे लाइट कंडीशन है, मतलब सॉइल थोड़ा अपने आप में भी रेस्ट करना चाह रहा है, सिग्मा वी के तरफ भी वो थोड़ा सा दे रहा है, जो 70% तो दे रहा है, 30% आपका बच जा रहा है। रेस्ट वाले कंडीशन में क्या होता है कि वो समझिए एक तरह से पूरा दीवार के ऊपर ही आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, ये मूवमेंट ऑफ द वॉल के ऊपर में डिपेंड करता है।
अब इसको एकदम लिटरली नहीं लेना कि वॉल मूव करके हम लोगों का 1 मीटर घसक जाएगा। वॉल में वो टेंडेंसी आएगी, जैसे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है कि आपका बेंड नहीं होता है स्लैब या बीम, उसमें एक टेंडेंसी आती है कि अगर रोका नहीं गया तो वो ज़रूर हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए आप छड़ दे देते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एक टेंडेंसी आएगी कि मूव कर जाएंगे, अगर रोका नहीं गया तो कैसे रोकेंगे, उसका थिकनेस का कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि उतना थिकनेस प्रोवाइड कर दो, हम बियर कर लेंगे इस लोड को, तो उतना थिकनेस का वॉल प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, वो अपने आप बियर कर लेता है उसको। ठीक है, अब क्योंकि आपको थ्योरी ही पढ़ना है तो हम थ्योरी के जैसा ही समझा रहे हैं, अदरवाइज इन सारे को ना हम फॉर्मूला से आपको समझाते हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर जाना नहीं है, आपको एग्जाम में लिखना आपका ज़्यादा टारगेट है, जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो SBT को ध्यान में रख करके पढ़ाना है। अदरवाइज SSC JEE में यही चीज़ को पढ़ाते तो डिफरेंट तरीके से पढ़ाते, इतना एक्सप्लेन नहीं करते। ये सब तो SSC JEE के लिए बेसिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए 3rd सेम के स्टूडेंट है, आगे यही बेसिक्स आपको काम देगा। अब जो हम आपको मूवमेंट समझाए कि वॉल आपका मूव करेगा, अब वो 3 टाइप से होगा, हम आपको बहुत देर से बोल रहे हैं कि एक रेस्ट कंडीशन पे होगा, एक एक्टिव कंडीशन पे होगा, जब आपको वॉल को फील होगा कि प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है, मतलब सॉइल खुद से रेजिस्ट कर रहा है और बाकी कुछ हमको फोर्स लगा रहा है। और पैसिव कंडीशन होगा जब आपको उल्टे तरीके से फोर्स लगने का दीवार में फील होगा। अभी वो 3 तरीके के आपके मूवमेंट्स होते हैं। जो एक्टिव वाला जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम वॉल। और जो पैसिव वाला कंडीशन होता है उसको कहते हैं हम लोग इनटू द सॉइल, मतलब वॉल से अवे नहीं जा रहा है, वो आपको क्या हो रहा है कि अवे फ्रॉम सॉइल। ये क्या है, इनटू द सॉइल, मतलब ऐसा फील होगा कि ये वॉल जो है ना ये सॉइल के अंदर में घुस जाएगा, तो ये क्या होगा, पैसिव प्रेशर उसमें लगेगा। अब ये जो आपका कंडीशन है एक्टिव और पैसिव, ये आपको हम अभी कुछ बताना चाह रहे थे। एक्टिव आपका अवे फ्रॉम सॉइल, पैसिव आपका इनटू द सॉइल। चलिए आगे जब डिस्कशन करेंगे तो शायद याद आ जाएगा, अभी हमको कुछ सडनली क्लिक किया था कि आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं, अभी फिर ध्यान नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये अर्थ प्रेशर के बारे में जो पढ़े कि हम लोगों का 3 तरीके से मूवमेंट का कंडीशन हो सकता है। अब पहले वाले कंडीशन को समझना है कि जब रेस्ट कंडीशन पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। रेस्ट कंडीशन पे जब सॉइल आपका रह रहा है तो उस पर जो आपका प्रेशर लग रहा है, जो आपका, अगर हम इस P0 को ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखे सिग्मा H अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, वो सिग्मा V के साथ कुछ हम लोगों का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड याद रख लीजिए कि ये K0 हम लोग इसको बोलेंगे, अभी से लेकर के M.Tech करने तक, PhD करने तक, जो रेस्ट कंडीशन का जो आपका कोफिशिएंट होगा, जो वर्टिकल फोर्स को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेगा, वो आपका K0 कहलाएगा। ये P0 PV ये सारी चीज़ें अलग अलग बुक में चेंज हो सकती है, आपको बहुत सारे बुक में ऐसे दिखेगा सिग्मा H इजिकल टू K0 सिग्मा V, जो हम आपको यहाँ लिख करके दिए। तो ये चीज़ें आपको बदल सकती हैं, क्योंकि कोई आपको स्ट्रेस के बारे में बात करेगा, कोई आपको प्रेशर के टर्म में बात करेगा, कोई आपको फोर्स के टर्म में बात करेगा, मगर बात किसका करेगा, हॉरिजॉन्टल का। निकालेगा किसको, पहले आपको स्टैटिक वाले कंडीशन को निकालेगा, जब आपका दीवार के ऊपर पूरा सॉइल लदा हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि दीवार जो है, सॉइल जो है वो कहीं पर मूव नहीं करना चाह रहा है, सॉइल में अपना टेंडेंसी कि वो पूरा ब्लाइंडली दीवार के ऊपर रेस्ट करके आपको वहीं पे रेस्ट करेगा, कहीं वो जाएगा नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेस्ट कंडीशन। अब वो रेस्ट कंडीशन हो सकता है सॉइल में खुद से हो, या हो सकता है कि हम सॉइल को फोर्स करें कि वो रेस्ट कंडीशन पे रहे। अब किसको कहते हैं फोर्स करना कि रेस्ट कंडीशन पे रहे, वो हम लोग इसको कहते हैं। अगर हम लोग कोई इस तरीके का सिस्टम बना दे कि आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक ब्रिज का हम लोग साइड, सबसे जो कोना वाला हम लोगों का एबटमेंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एबटमेंट। अगर नहीं भी पता है मान लेते हैं, तो समझिए कि जो सबसे पहला वाला जहाँ से जस्ट मिट्टी खत्म होता है और हम लोग ब्रिज पे चढ़ते हैं, तो पहला वाला जो पिलर होता है साइड में, और इधर भी जो होता है, इसको भी कहते हैं एबटमेंट। मान लीजिए कि हम लोगों का बीच में कोई पिलर नहीं है, सिर्फ आपको बहुत छोटा सा 4 मीटर का इस तरीके से कोई हम लोगों को गैप देना है। हम लोग अगर गैप दिए और टॉप में क्या किए, एक स्लैब बना दिए। स्लैब बना दिए का मतलब क्या है कि इसका छड़ यहाँ से गया, रेनफोर्समेंट यहाँ आ गया, इसका यहाँ से गया, ऐसा आ गया। तो क्योंकि आप पढ़े होंगे आरसीसी में, अच्छा अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जो स्लैब बनाते हैं ना, छत जो बनाते हैं, वो छत का क्या करते हैं, छड़ को अंदर, ये यहाँ जो कंक्रीट चल रहा है इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। आप लोग अपना घर बनते हुए कभी देखे होंगे तो देखेंगे कि आपका जो बीम का जो रेनफोर्समेंट होता है वो पिलर के अंदर थोड़ा सा डाल दिया जाता है,
और फिर उसके बाद उसको कंक्रीटिंग कर देते ताकि स्टेबिलिटी मिले, पकड़ मिले। वो पकड़ बनाने के लिए हम लोग अंदर डाल दिए इसमें। अब जब पूरे को कंक्रीटिंग कर दिए तो अब ये वाला दीवार इधर नहीं आ सकता है, ये वाला दीवार इधर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे तो यहाँ पे इतना दूर मिट्टी है, तो ये तो मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, ये इधर नहीं आ सकता, ये इधर नहीं आ सकता। टॉप में आप स्लैब दे दिए, अब ये भी इधर नहीं जा सकता और ये भी इधर नहीं जा सकता। अल्टीमेटली ये वाला अबेटमेंट 0.000 मीटर भी मूव नहीं कर सकता और ये भी 0.000 मीटर भी मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये दोनों रेस्ट पे रहेगा। जब ये दोनों रेस्ट पे रहेगा तो आपका जो दोनों सॉइल है वो भी रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि वो दीवार में कुछ भी प्रेशर लगा दे वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की तरह काउंट होगा, लेकिन दीवार में कोई मूवमेंट होने का टेंडेंसी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। वो आपको क्या किया गया है, कोई भी दीवार जो है रिटेनिंग वॉल वो या तो टॉप से मूव कर सकता है या बॉटम से। ऐसा थोड़ी होगा कि बीच से आरसीसी ऐसे करके बेंड हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि अर्थ का प्रेशर आपको हम अभी बता देते हैं, ये ऐसा होता है, लीनियरली वेरी करता है और बॉटम पे जाकर के सबसे ज़्यादा हो जाता है। अब टॉप वाले में क्योंकि प्रेशर कम है लेकिन थिकनेस भी कम होता है, तो टॉप वाला पोर्शन ऐसे बाहर आ सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है बहुत कम प्रेशर पे भी, या नहीं तो बॉटम वाला डिफ्लेक्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पे। तो अगर आप इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं किसी चीज़ से और फिर आप एक दूसरा रिटेनिंग वॉल बना दिए हैं और नीचे यहाँ तक आप मिट्टी भर दिए हैं, तो ना ऊपर से मूव कर सकता है ना नीचे से मूव कर सकता है। तो इसको आप क्या किए, फोर्स कर दिए कि ये रेस्ट कंडीशन पे आए। ज़रूरी नहीं है कि ये रेस्ट कंडीशन पे रहता, तो हो सकता है एक्टिव या पैसिव कुछ आ रहा होता, आप क्या किए, आप इसको रेस्ट बना दिए। अब आप जब डिज़ाइन करेंगे ना तो आप निकालेंगे सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट इंटू सिग्मा वी। अब आप खुद ही क्या किए, इसको सॉइल क्या करता है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टॉप बॉटम को बंद कर दिए तो अपने आप दोनों को कनेक्ट कर दिए तो अब ये मूवमेंट आपस में हो नहीं सकता है। और इधर मान लेते हैं कि वो जा नहीं सकता है, क्योंकि इधर भी मान लेते हैं पूरा मिट्टी भरा हुआ है, तो सॉइल अंदर भी नहीं जा रहा है, सॉइल बाहर भी नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, ये रेस्ट कंडीशन आ गया। तो रेस्ट कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, रेस्ट कंडीशन फोर्स भी किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा आपका है तो रिटेनिंग वॉल का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस तरीके से कुछ बनाए हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर हम दोनों ऊपर नीचे तो बंद कर दिए हैं, अब हम अगर 5 mm का भी थिकनेस दे देंगे स्लैब का, ये रिटेनिंग वॉल का तो हो जाएगा। नहीं, अब रेस्ट कंडीशन वाला आपका प्रेशर लगेगा। तो रेस्ट कंडीशन वाला प्रेशर कैसे निकालेंगे हम लोग, वो निकालेंगे हम लोग कि अगर हम लोगों को प्रेशर निकालना है तो पी नॉट जो रेस्ट कंडीशन का होगा वो क्या हो जाएगा, के नॉट इंटू जो वर्टिकल वाले में प्रेशर होता। अब वर्टिकल वाले में जो प्रेशर होगा उसका बात हम लोग तो गामा इंटू एच होता है, ये हम लोगों को पता है। सॉइल का निकालना हो तो सॉइल का गामा, वाटर का निकालना हो तो वाटर का गामा, ये आप करेंगे, आपका डायरेक्टली प्रेशर आ जाएगा वर्टिकल वाला। तो गामा इंटू एच जो है ये आपको अब सॉइल में भी यूज़ होगा। ये गामा सैचुरेटेड हो सकता है, गामा सबमर्ज हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपका सॉइल जो है वो आपका किस टाइप का है। अब इसमें गामा एच में हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है कुछ के नॉट जो आपका रेस्ट कंडीशन का है। इस के नॉट के लिए आपको हम अभी बता देते हैं कि आपको एक जो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना वैल्यू दिया, लास्ट में आपके टरजाकी का जो आपका एजम्पशन है वही आपका फाइनली माना जाता है। वो है आपका जो रेस्ट कंडीशन के लिए 1 माइनस साइन फाई, के नॉट का वैल्यू। सिर्फ ये के नॉट निकालेंगे 1 माइनस साइन फाई से, जितना आपके सॉइल का फाई है 1 माइनस साइन फाई करेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है क्योंकि ये आपका सिलेबस अलाउ नहीं करता है इसको जानना। जानने की ज़रूरत किसी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट के लिए पड़ती है कि आखिर कोई चीज़ आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो ये पढ़ेंगे आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से, आप पढ़ेंगे बीटेक में जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपको मोहर इन्वेलप वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फिर उसको यूज़ करके आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया जाएगा। ठीक है, अब के नॉट का वैल्यू 1 माइनस साइन फाई होता है, वो याद कर लेना। और दूसरा एक और वैल्यू होता है म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, ये भी के नॉट का ही होता है। म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो। या तो आपके सॉइल का पॉइजन रेशियो आपको पता हो कि जब आपका वर्टिकल आपका लोड लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कुछ परसेंटेज होता है। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, पॉइजन रेशियो को, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई मटेरियल इस तरीके से आगे जाना चाह रहा है तो जो आगे स्ट्रेन आ रहा है उसके वजह से इसके क्रॉस सेक्शन में भी कुछ चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इस स्ट्रेन की वजह से सिग्मा एच की वजह से सिग्मा वी में भी कुछ चेंज आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यही स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ये निकाल लेते हैं, वो म्यू मिल जाता है। तो जितना आपको सॉइल के कंडीशन में भी जो म्यू पता रहेगा, बस उसको म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू कर देना है, आपको पता चल जाएगा के नॉट का वैल्यू। ये दोनों आपको फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों ही आपको यूज़ करने हैं। ये आपको के नॉट इजकल टू 1 माइनस साइन फाई और के नॉट इजकल टू म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। ठीक है,
अब आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको जैसे बोला गया व्हाट इज अर्थ प्रेशर को एक्सप्लेन कीजिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो जब आप अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा के नॉट कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई। जैसे ही ये बता देंगे और म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू, तो मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जो चीज़ हम बताएं उन सारी चीज़ों को पढ़िए, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वॉल द सॉइल इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, सॉइल में रेस्ट रह रहा है क्योंकि अब आपको मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। दैट इज मतलब ये है कि देयर इज नो स्ट्रेन इन द सॉइल, कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है सॉइल में। अब जब स्ट्रेन नहीं आ रहा है तो दिमाग में इमेज आएगा ना कि स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेन जीरो है तो ये चीज़ कंक्रीट वगैरह में लागू हो सकता है, मिट्टी के केस में ये लागू नहीं होता। हम आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताए थे कि आपका सॉइल अगर रेस्ट पे भी है ना तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कोई प्रेशर नहीं दे रहा होगा। आपका कंक्रीट नहीं देता, आप अपने घर में दीवार के बगल में खड़े हो जाते हैं, आप पिलर के बगल में खड़े हो जाते हैं, तो नीचे जो स्ट्रेन होना है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो तो कॉलम झेल ही रहा है। लेकिन आप अगर दीवार में सटे हुए हैं तो आपको कोई इस तरीके से वो एक प्रेशर नहीं दे रहा होगा कि आपको धक्का लग जाएगा, आप गिर जाएंगे, वो नहीं होता है। लेकिन मिट्टी के साथ में ये चीज़ नहीं है, मिट्टी आपको प्रेशर देगा। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर देंगे रेस्ट कंडीशन में भी तो वो आपके ऊपर एक प्रेशर देगा, वो प्रेशर आपको फील होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसी वजह से हम बताए थे कि नो स्ट्रेन होगा, मतलब कोई स्ट्रेन नहीं है रेस्ट कंडीशन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेस भी नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेस होगा। तो मतलब ये है कि देयर इज नो स्ट्रेन इन द सॉइल, रेस्ट का मतलब है द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू जीरो लेटरल स्ट्रेन इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। इस जीरो लेटरल स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आ रहा है वो कहलाएगा मेरा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जो कभी भी जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द जीरो लेटरल स्ट्रेन इज कॉल्ड, और सबसे पहला ऑप्शन देगा आपको जीरो लेटरल स्ट्रेस, जानबूझ करके, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जानबूझ के ऐसा देगा, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही पढ़ रहा है द प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू जीरो लेटरल स्ट्रेन, तो आपको पढ़ना होगा कि किस में, सॉइल में, तो सॉइल में फिर जीरो लेटरल स्ट्रेस नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे देगा आपको एक्टिव लेटरल स्ट्रेस या एक्टिव प्रेशर, सी दे देगा स्टैटिक प्रेशर और डी दे देगा पैसिव प्रेशर। अब ऑप्शन ही देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि सॉइल नहीं भी लिखा है तो भी समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव पैसिव मतलब सॉइल की बात कर रहा है। अब जीरो लेटरल स्ट्रेन पे कभी भी जीरो लेटरल स्ट्रेस नहीं हो सकता है, उस पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा जो कहलाएगा स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ से उम्मीद करते हैं हम लाइफ में कभी ये चीज़ दोबारा डाउट क्रिएट नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया, पी नॉट निकालना है तो ये के नॉट इंटू पी वी हो जाएगा। पी नॉट क्या है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एट एनी डेप्थ, जिस भी डेप्थ पे आप निकालना चाहते हैं। आप h इज इक्वल टू 1 मीटर पे निकालना चाहते हैं तो गामा सॉइल इंटू एच कर दीजिए, तो h फॉर्मूला में है। अब आप किसी भी डेप्थ पे निकालना चाहिए, आप इसको z बोलना चाहते हैं तो z बोल दीजिए। हम यहाँ डेप्थ को z बोले हैं तो हम लोग डेप्थ को आपसे गामा इंटू z करके पढ़ेंगे। बुक्स में जनरली h लिखा रहता है तो गामा h बोलने की एक हैबिट हो जाती है। वो वही हाइट की बात कर रहा है कि किसी भी हाइट बिलो ग्राउंड लेवल जो आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट रहेगा वो पी नॉट होगा। कैसे निकालेंगे, के नॉट इंटू पी वी करेंगे। के नॉट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है। पी वी क्या है, इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर एट डेप्थ z। सॉरी, ये हम पी नॉट के बारे में बता रहे थे। पी नॉट आपको गामा इंटू जेड नहीं होगा, पी नॉट है जो आपको निकालना है कि किसी भी डेप्थ जेड पे आपको अर्थ का प्रेशर कितना होगा, हॉरिजेंटल वाला। इसलिए ये पी नॉट वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए आपको एच, पी एच यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। हम इसको चेंज कर देंगे नोट्स में, और ये पी वी आपको नोट यूज़ करना चाहिए। इससे क्लियर हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर किसी भी डेप्थ जेड पे कितना होगा। हम ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे हम मिट्टी को एक्सकेवेशन किए तो इस जगह पे वर्टिकल प्रेशर निकाल लेंगे गामा इंटू एच करके, उसको के नॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोगों को हॉरिजॉन्टल प्रेशर मिल जाएगा। सिग्मा एच के लीजिए, पी एच के लीजिए, जो भी कहना है। ठीक है, एग्जाम्पल सिचुएशन, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस किस सिचुएशन में ये आपको हो सकता है। वही एक बेसमेंट वॉल जो अभी हम आपको बनाए थे, ये एक्चुअली बेसमेंट वाला वॉल था, ये बेसमेंट का स्लैब है और नीचे आपका रिटेनिंग वॉल आ रहा है, तो उसको आप क्या किए कि आप बेसमेंट में स्लैब दे करके रोक दिए। अब यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह आप लगा सकते हैं, घूम सकता है, और स्टॉप में स्लैब है तो इसमें मूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, लेटरल मूवमेंट ऑफ द वॉल इज प्रिवेंटेड। बेसमेंट वॉल में क्या होता है, लेटरल मूवमेंट, तो जो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं। ये है मेरा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अब दूसरा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब जब आपके दीवार में आप मूवमेंट को स्टॉप नहीं किए,
जब मूवमेंट को स्टॉप नहीं किए तो आपके दीवार में जो प्रेशर लग रहा है, अगर वो टेंडेंसी क्रिएट करवा रहा है मूव होने का, अब मूव ऐसा होगा कि वो आपको अर्थ के प्रेशर के डायरेक्शन, मतलब जो मिट्टी है उसके साथ साथ वो थोड़ा दूर मूव करना चाहेगा, मतलब मिट्टी से कुछ दूर अगर वो मूव करना चाहेगा तो उसमें जो प्रेशर लगेगा वो कहलाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब ये ऐसा कभी नहीं होता है कि दीवार अगर ज़्यादा मूव कर जाएगा तो मिट्टी का प्रेशर क्या ही लगेगा। मिट्टी का प्रेशर जो दीवार के मूव करने पे जो स्टैटिक कंडीशन से जैसे ही वो बाहर निकला तो एक समान प्रेशर लगेगा, चाहे वो कितना भी मूव हो जाए। एक्चुअल में भी अगर वो 100 mm 200 mm भी मूव हो जाए, आपको दिखेगा कि उसमें एक गैप्स आना शुरू हो रहा है, फिर भी उसमें एक कांस्टेंट प्रेशर जो है वो लगता रहेगा, क्योंकि वो उस मिट्टी के मूवमेंट की वजह से ही लगा था। ठीक है, तो भले आप उसका मूवमेंट को आप वो कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, आप फाउंडेशन जो बनाते हैं उसमें आप कीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये आपका फुटिंग बन रहा होता है तो आप नीचे में इस तरीके से एक की प्रोवाइड कर देते हैं। ये की क्या करता है, क्योंकि पूरा ये मिट्टी में रहता है तो ये जो है ना, ये आपको मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से चला जाता है तो ये मूवमेंट को इस तरीके से रोक देता है। लेकिन दीवार में जो प्रेशर लगा वो तो उसको टेंडेंसी दे रहा है कि दूर ही मूव करना है, तो वो जो नहीं मूव कर रहा है तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर का नाम है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। और ये हमेशा आपको उसी चीज़ से याद रखना है जो आप अपने दोस्त को उठाते हैं जो नहीं उठना चाहता है, तो स्टैटिक कंडीशन हुआ, उसमें ज़्यादा प्रेशर आपको फील होता है। जब वो उठना चाह रहा है खुद से तो वो एक्टिव कंडीशन है, जब वो खुद से मूव करना चाह रहा है मिट्टी तो जो प्रेशर लगाएगा वो एक्टिव प्रेशर कहलाएगा। और ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, स्टैटिक से कम होता है। मतलब रेस्ट कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, एक्टिव कंडीशन थोड़ा फिर भी अच्छा कंडीशन हुआ अगर हम लोग प्रेशर की वजह से बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जब हम लोगों को एक्टिव का प्रेशर निकालना होगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही वर्टिकल वाले प्रेशर में एक्टिव वाला कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है एक्टिव वाला कोफिशिएंट बता देंगे आप, या ऐसे ही देख लीजिए। आपको एक्टिव वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, के नॉट का वैल्यू 1 माइनस साइन फाई, सिर्फ के ए का वैल्यू 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई। ये जिससे निकलता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछ लेता है कभी कि रिलेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल आपको प्रेशर जो सॉयल का अपना रिलेशनशिप है एक्टिव अर्थ प्रेशर में, वो एक्चुअल में ये वाला रिलेशनशिप नहीं है कि के ए इजिकल टू ये नहीं होता है। के ए इजिकल टू 1/tan² 45 प्लस 5/2 होता है। और इसको ही हम लोग जब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई तक ले आते हैं। तो जनरली आपको सारे जगह पे यही के का वैल्यू देखने को मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन जो फाई है उसका जो रिलेशन है वो क्या है, और ऑप्शन में दे देगा 1/tan² 45 प्लस 5/2, tan² 45 प्लस 5/2, नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज, इस तरीके से करके आपको दे देगा। या फिर कह देगा जैसे कुछ और कंडीशन बना देगा, इनटू आपको कर देगा साइन फाई बाई कॉस फाई, कुछ भी ऐसे करके लिख देगा। जो आपको समझ में आना चाहिए कि 1/tan² 45 प्लस 5/2 एक्चुअल वाला रिलेशन है, जो हम आपको बता रहे हैं कि डिराइव मत कीजिए, अभी आपको करना नहीं है, इससे ही हम लोग डिराइव करके ये निकालते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि आपके एसबीटी में ऑप्शन में दे देगा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी से डिराइव करके ये छोटा भाई निकलता है जो ये वाला निकलता है। तो ये 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमको फाई दिया हुआ है तो हम क्यों ये वाला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों नहीं हम डायरेक्टली 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई कर देंगे। साइन फाई का वैल्यू जनरली आपका 30, 45, 60 यही सब तो मिलता है, तो इसका वैल्यू तो हम लोगों को वैसे ही याद रहते हैं, तो कैलकुलेटर भी नहीं चलाना पड़ता है, जल्दी से ये वैल्यू निकल जाता है। तो हम लोग इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से अगर कोई पूछता है तो इस फॉर्मूला से। फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फिर ये सारा एजम्पशन है और आपका डेरिवेशन है जो आपको करना नहीं है। जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पहुँचे। वो हम लोग जो यूनिट नंबर 4 पढ़े थे जिसमें हम लोग आपके शेयर के बारे में बात कर रहे थे सॉइल का, वो वहाँ वाले कॉन्सेप्ट को सिग्मा एच tan फाई प्लस सी वाला जो फॉर्मूला था उसको हम लोग उठा करके लाते हैं। वो सारी चीज़ों को हटा दिए, इग्नोर कर दिए। सिलेबस आपका मिनिमम हम बनाए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ जितना पूछ रहा है उतना ही आप लिख सकें। ठीक है, तो सिर्फ याद रखिएगा कि आपका के ए का फॉर्मूला जो होता है वो 1/tan² 45 प्लस 5/2 भी होता है। ठीक है,
अब पढ़िए थ्योरी। व्हेन ए वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, जब एक कोई सॉइल जो है वो बैकफिल से अवे मूव करता है, द अर्थ प्रेशर रिड्यूस, अर्थ प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बियॉन्ड सर्टेन मूवमेंट द अर्थ प्रेशर रीचेज ए मिनिमम वैल्यू व्हेन अ वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। मतलब क्या है कि दीवार जो है जब किसी बैकफिल से, बैकफिल इसको बोलते हैं जो मिट्टी पीछे भरा हुआ रहता है जिसको वो होल्ड करता है, जब वो उससे थोड़ा अवे दूर की तरफ जाता है तब आपका अर्थ प्रेशर जो क्या होता है वो रिड्यूस कर जाता है। कुछ सर्टेन मूवमेंट के बाद, मतलब बियॉन्ड सर्टेन मूवमेंट द अर्थ प्रेशर रीचेज ए मिनिमम वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से जब रेस्ट कंडीशन में जितना आपको प्रेशर लग रहा है तो ये यहाँ से जब मूव करना शुरू हुआ तो प्रेशर यहाँ से घटना शुरू होगा और घटते घटते उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा जो आपको लगता ही रहेगा सॉइल पे, चाहे वो कितना भी मूव करने की कोशिश करे, वो कहलाएगा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। ये जो रिड्यूस हो रहा है ये तो रिड्यूस हो रहा है, अभी रिड्यूस होते होते जिस कांस्टेंट फेज पे आ गया, जिस मिनिमम फेज पे आ गया, वो कहलाएगा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। रेस्ट कंडीशन ज़्यादा खराब है एक्टिव कंडीशन से, यही हम आपको शुरू से बता रहे थे, ठीक है। बियॉन्ड सर्टेन मूवमेंट द अर्थ प्रेशर रीचेज ए मिनिमम वैल्यू, दिस मिनिमम प्रेशर इज नोन एज एक्टिव अर्थ प्रेशर। ये जो मिनिमम स्टेज में पहुंच गया कि इतना तो लगता ही रहेगा, अब चाहे कितना भी मूवमेंट आ जाए इतना प्रेशर तो लगेगा ही, ये कहलाएगा हम लोगों का एक्टिव अर्थ प्रेशर। कैसे डिनोट करेंगे, पी इज इक्वल टू के इंटू पी वी करेंगे। के का वैल्यू ये होता है, इसी को जो आपको याद रखना है वो है 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। शॉर्टकट ट्रिक जो याद करने का वो हम समझा देते हैं। यहाँ बस देख लीजिए, अगर ये वाला भी याद रहता है कि एक्टिव प्रेशर, जनरली देखिए एक्टिव प्रेशर में क्या है, सबसे कम प्रेशर लग रहा है। हम लोगों के लिए क्या है, वो पॉजिटिव चीज़ ही तो है ना। हम लोगों के लिए तो ज़्यादा प्रेशर नेगेटिव चीज़ होता है, क्योंकि उसको हम लोगों को कुछ बचाने के लिए कुछ ज़्यादा मोटा मोटा हम लोगों को अपना रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा, थिकनेस देना पड़ेगा। तो एज एन इंजीनियर हम लोग चाहते हैं कि प्रेशर हो ही ना, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर हम लोगों का सबसे अच्छा कंडीशन है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें कम प्रेशर आता है। तो हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए फॉर्मूला में 1/10² 45 प्लस 5/2 यूज़ होगा। अब जब डिनोमिनेटर में आपको 5 यूज़ हुआ है तो के के फॉर्मूला में भी याद रखिए डिनोमिनेटर में ही प्लस यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ भी जब प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ऊपर वाले में माइनस ऑटोमेटिकली है, चेंज कर दीजिएगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ये याद आता है के इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव, सिर्फ प्लस माइनस ही तो चेंज हो रहा है ना। और ये एक्चुअली में के पी का फॉर्मूला होता है, पैसिव के एस एक्टिव का जस्ट उल्टा होता है। जितना रेस्ट से आपका कम गया है एक्टिव की तरफ, उतना ही उल्टा ज़्यादा चला जाता है पैसिव की तरफ। जब आपका वॉल जो है वो दीवार में मिट्टी में घुसने की कोशिश करेगा वापस अंदर की तरफ, वो सॉयल, अलग अलग टाइप के सॉयल्स होते हैं उनके प्रेशर के हिसाब से, या कई बार इस जगह पे ऐसा होता है जैसे यहाँ रिटेनिंग वॉल है, यहाँ आप मिट्टी भरे इतना और यहाँ आप मिट्टी भरे इतना, अब आपको यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, अब ये टोटल लोड जो है ना वो इस वाले मिट्टी के टोटल लोड से एक्सीड कर गया। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन चलती है, अब ट्रेन चलती है तो उसका भी तो एक सरचार्ज हो गया, वो वेट हो गया, ये सारे का प्रेशर मिला करके इस सारे के प्रेशर से आपको क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये इतना सा ही मिट्टी क्या करता है, इधर की तरफ प्रेशर लगा देता है, ये कहलाता है आपका पैसिव प्रेशर। मतलब ये तो उल्टी बात हो गई कि मतलब इतना तो हम लोग इमेजिन ही नहीं किए थे। इधर 3 मीटर का हम लोग मिट्टी भरे थे और इधर हम लोग सिर्फ 1 मीटर का मिट्टी भरे थे, और हम लोगों का 3 मीटर वाला क्या हुआ कि ज़्यादा नहीं आ सका और 1 मीटर वाला ही ज़्यादा हो गया। ये भी होता है केसेस। जब ये केस होगा तो ये दीवार जो है ना, ये इस छोटे से प्रेशर के कारण अंदर जाना चाहेगा। जब ये अंदर जाना चाहेगा तो मिट्टी जो होगा वो अपना और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, क्योंकि अब मिट्टी रेजिस्ट करना चाह रहा है। तो वो जो वैल्यू आएगा के पी, जो वैल्यू कहेंगे वो के पी इंटू पी वी जो है, ये के पी 200-300% भी बढ़ जाता है, वो पैसिव वाले में बढ़ जाता है। तो हम यही एक्टिव के साथ साथ आपको पैसिव वाला कहानी भी समझा दिए कि कई बार लोड किस तरीके का है। हो सकता है जो आप यहाँ दीवार खड़ा किए थे, ये जो मिट्टी डाले थे, ये आपका लाइट वेट यूनिट वेट का हो, और यहाँ जो आप मिट्टी ला के डाले ये आप बाहर से ला के डालते हैं। पहले आप रिटेनिंग वॉल बनाए, इधर वाले को तो होल्ड कर दिया, इधर ऊपर से आप मिट्टी डाले, हो सकता है ये ज़्यादा वेट का हो गया हो सकता है रोड रोलर चलने से इसमें ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो सकता है गाड़ियों के चलने से ज़्यादा प्रेशर आ रहा हो। ये सारी चीज़ें ऐड करके कई बार 1 मीटर 3 मीटर पे भारी पड़ जाता है, तब होता है आपका पैसिव अर्थ प्रेशर। यहाँ से सॉइल मिट्टी रिटेनिंग वॉल आपका अंदर जाना चाहेगा, ठीक है। तो जब आपका अवे जाना चाहेगा तो आपका क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा अर्थ प्रेशर, और रिड्यूस होते होते एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जो लगता रहेगा वही मिनिमम वैल्यू कहलाएगा एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही होगी। अब एग्जाम्पल क्या है उसका, रिटेनिंग वॉल ऑन ए हिल स्लोप। ये आपका पहाड़ ऐसे करके उतर रहा है, यहाँ पे आप रिटेनिंग वॉल दे रहे हैं, तो आपको पता है कि इस प्रेशर की वजह से ये दीवार आपका इधर ही जाना चाहेगा।
जब इधर आपका जो मिट्टी दिया आप कैलकुलेट करते हैं, जब आप इधर मिट्टी प्रोवाइड किए इस तरीके से, तो आप चेक करते हैं कि ये वाला मिट्टी का प्रेशर और ये वाला मिट्टी का प्रेशर कौन ज़्यादा है, तो पता चलता है नहीं ये वाला ज़्यादा है। तो ये वाला ज़्यादा है तो सॉइल दीवार हम लोगों का कहाँ होगा, अवे मूव करेगा। जब अवे मूव करेगा तो एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा। ये उसका एग्जांपल है। ब्रिज के एबटमेंट्स जब हम लोग उसको जोड़ते नहीं है, जैसे यहाँ पे हम लोग एबटमेंट दिए इस तरीके से, यहाँ से हम लोगों का रोड स्टार्ट हुआ, ब्रिज स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे पहला पिलर है, यहाँ दूसरा पिलर है, ये जो स्लैब रखा रहता है इसके ऊपर में, ये सिर्फ ऐसे रखा रहता है, ये इसके साथ फिक्स नहीं किया जाता है। आप हमेशा देखेंगे यहाँ पे जॉइंट आपको देखने को मिलता है, एक्सपेंशन जॉइंट, क्योंकि वो कंक्रीट का होता है, वो मूव करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वो जॉइंट्स प्रोवाइड किए रहते हैं। तो ये वाला पोजीशन फिक्स नहीं होता है। ये बेसमेंट वगैरह में होता है कि हम लोग रेनफोर्समेंट पूरा अंदर डाल देते हैं, छत ही तो बनाना है तो पूरा छत को फिक्स कर देते हैं, ब्रिज को फिक्स नहीं किया जाता है। अब वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी नहीं जाना है। तो ये जो आपका मूवमेंट है ये उस केस में क्या होता है, हो जाता है। तो ये ब्रिज एबटमेंट, हिल स्लोप का जो रिटेनिंग वॉल है, ये सब एक्टिव वाले के आपको केसेस हैं। अब उसके बाद आता है आपको पैसिव केस, कि पैसिव केस किसको कहते हैं। यही जो हम आपको समझा दिए अभी कि आपका कभी कभी ऐसा होता है कि लोड जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है जो दूसरे वाले साइड में, कम डेप्थ वाले साइड में, कि वो उल्टा अंदर की तरफ मिट्टी की तरफ भी प्रेशर डाल रहा है, वो पैसिव प्रेशर कहलाएगा। रीडिंग दीजिए। व्हेन ए वॉल मूव्स टुवर्ड्स द बैकफिल, जब एक वॉल बैकफिल की तरफ अंदर ही मूव करता है तो अर्थ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बियॉन्ड सर्टेन मूवमेंट इट रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू। अब जब अंदर की तरफ जा रहा है तो कितना देर तक जाता रहेगा, तो जब बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और एक बार के बाद एक कांस्टेंट प्रेशर होगा जो उस पर लगता रहेगा, वो कहलाएगा पैसिव अर्थ प्रेशर आपका। कैसे डिनोट करेंगे, सेम के पी इंटू पी वी कर देंगे। मतलब करना वही चीज़ें हैं सारी, बस के नॉट, के ए और के पी, ये तीन वैल्यूज़ आपके पास आ गए जो कहलाते हैं आपको कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर्स। अब कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के तीनों के हम आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए हैं, जो हम आपको बता रहे थे। 1 माइनस साइन फाइव म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, दोनों फॉर्मूला जो भी यूज़ कर लीजिए। एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव, और पैसिव अर्थ प्रेशर 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 माइनस साइन फाइव। पैसिव वाले के लिए भी याद रखना है, जो के पी का फॉर्मूला होता है वो होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, यहाँ से निकालते हैं। के ए का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो ये क्योंकि क्या हो गया, ये न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ न्यूमरेटर में है तो ऐसे याद रख लीजिए ट्रिक कि आपका के पी का जो वैल्यू होगा वो न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो 1 प्लस साइन फाइव, और डिनोमिनेटर में उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। यही चीज़ देखिए, ये आपका फॉर्मूलाज है। याद करने का ट्रिक समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं, थर्ड सेम के स्टूडेंट है, तो भूलने के चांसेस हो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते फिर क्या होगा, याद आ जाएगा। अब हम आपको उतनी देर, अच्छा इसका एग्जांपल भी देख लीजिए पैसिव अर्थ प्रेशर का। एंकर्ड शीट पाइल वॉल कहाँ कहाँ पे आ सकता है, एंकर्ड शीट पाइल वॉल, जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे आप पानी रोकते हैं डॉक्स पे, हार्बर्स पे, जहाज़, पानी का जहाज़ जहाँ पे आता है, शिप जहाँ पे आता है, तो आपका कुछ यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग खड़े रहते हैं, और इस तरीके से कुछ इतना डाउन होता है, और यहाँ पे आपका कहीं पे अर्थ रहता है, इस पूरे में पानी भरा हुआ रहता है। इसमें आपका शिप जो है वो इस तरीके से आकर के वेट करता है। तो ये जो आप इतना हाइट बनाए, तो ये वाला हाइट पानी की तरफ क्यों नहीं गिर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टील का, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्टील की चादर एक तरह से प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसको क्या किया जाता है ना, अंदर यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। जब ये पोजीशन जब बनाया जा रहा होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं बन जाता है, पहले वहाँ पे पानी नहीं रहता है, फिर आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो इस शीट पाइल को अगर आप सिर्फ एक इमेजिन कीजिए कि बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, एक आप पतला सा 10 mm का अगर आप एक चादर आप स्टील का प्रोवाइड कर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो गिर जाएगा पानी की तरफ। तो उसको क्या किया जाता है, अंदर में कुछ कुछ पोजीशंस पे इस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो अब ये शीट पाइल क्या है, ये अंदर की तरफ प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि इसको अंदर से खींचा जा रहा है, तो अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर ही लगाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। एंकर्स आर सब्जेक्टेड टू पैसिव प्रेशर। ये जो एंकर्स आप लगाए हुए हैं, ये क्या कर रहा है, ये पैसिव प्रेशर इनमें लग रहा है, ये अंदर की तरफ इस तरीके से इसमें फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये इसको खींच के रख रहा है, ये इधर जाने ही नहीं दे रहा है। इधर जाएगा तो फिर तो आपका साथ साथ मिट्टी भी चला जाएगा, फिर आप भी साथ साथ चले जाएंगे, फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो फेलियर हो जाएगा। तो कई जगह पे हम लोगों को पैसिव जानबूझ के करवा के रखना पड़ता है, जो प्रेशर आएगा उसके हिसाब से उसका थिकनेस निकाल लिया जाता है। दूसरा एग्जांपल जो हम आपको समझाए थे कि कहीं पे ट्रेन्स वगैरह चलती है ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि कम डेप्थ वाले जगह पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और ज़्यादा डेप्थ वाला मिट्टी भी कई बार उतना प्रेशर नहीं दे पाता है, तो फिर पैसिव वाला गवर्न करेगा, फिर पैसिव वाला प्रेशर उसमें लगेगा। ठीक है,
अब ये जो हम आपको इतनी देर से कहानी सुना रहे थे कि आपका अर्थ प्रेशर 3 टाइप का होता है, तीनों में कौन सा कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, वो एक्चुअली इस तरीके का ग्राफ फॉलो करता है। जब आपका ये कंडीशन है, जब आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है, जब आपका मिट्टी दीवार पे एक रेस्ट का प्रेशर लगा रहा है, तो कुछ ये वैल्यू लगा रहा है, ये ज़ीरो नहीं है, ये आपका कोई एक वैल्यू है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन फाई करके निकाल देते हैं। अब जैसे ही आपका ये प्रेशर एट रेस्ट जो था, अब आप क्या किया, आपका दीवार अवे मूव करना चाह रहा है तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो ये रिड्यूस आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं। इसको हम डेटा मान लिए अपना फिलहाल के लिए 0, तो ये नेगेटिव की तरफ दिखा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो वैल्यू है, ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ये एक्टिव प्रेशर है, जो कि पैसिव से ऑब्वियसली आपको कम है। समझ में आ गया, ये चार्ट देख के भी समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड में ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपका जब पैसिव प्रेशर की बात की है तो वो बोले कि वो आपका ज़्यादा होता है, तो वो आपको क्या हो गया, यहाँ पे जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका प्रेशर है, ये आपका पैसिव प्रेशर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्टिव से 100-200 गुना भी ज़्यादा है। ये जितना हाइट यहाँ से यहाँ तक का है, उतना हाइट में आपको ये यहाँ तक 2 टाइम्स हो सकता है, ये 3 टाइम्स आपको हो गया हो। तो पैसिव ज़्यादा होता है, एक्टिव सबसे कम होता है, और स्टैटिक बीच में रहता है। ये इसी ग्राफ को ये फॉलो कर रहा है। ये इस तरीके का कंपैरिजन भी अगर आप बता देंगे एग्जाम में, तो आप यकीन मानिए आपको 6 में 6 आएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन किताबों में जनरली आपको डिप्लोमा लेवल पे नहीं मिलता है। और कुछ भी नहीं है, हम उतनी देर से जो स्टोरी सुना रहे थे, बस उसी चीज़ को हम चार्ट में बना दिए। इस वर्टिकल लाइन को हम बना दिए प्रेशर का लाइन। ये एक्सिस मेरा क्या बता रहा है, प्रेशर बता रहा है। अब आपको पता है कि अगर आपका ये ओरिजिन है और ओरिजिन से ऊपर में जो भी वैल्यू आप जाएंगे वाई एक्सिस में पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर कौन सा रहेगा, पैसिव वाला। उससे कम कौन सा रहेगा, एक्टिव वाला। उससे कम कौन सा, स्टैटिक वाला। उससे कम कौन सा रहेगा, एक्टिव वाला। अब क्योंकि हम क्या किए, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को 0 बोले हैं, तो जो उससे कम होगा वो नेगेटिव होगा, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको इधर दिखा दिए। जिसको हम अर्थ प्रेशर एट रेस्ट से ज़्यादा बोल रहे हैं वो पैसिव होगा, और क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि वो 200-300% भी ज़्यादा होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, कुछ हाइयर दिखाएंगे, ज़्यादा दिखाएंगे। फिर उसको आप क्या कीजिए, इस तरह से वेरिएबल लाइन से उसको कनेक्ट कर दीजिए। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता है, साइन कर्व को फॉलो कर रहा है ना, साइन के वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा ना, तो इसलिए आपको एक इस तरीके से आपको इसको कर्व दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। आपका मान लीजिए फॉर्मूला हम बताएं एक्टिव के लिए, आपका है 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, और आपका पैसिव के लिए फॉर्मूला है उल्टा, 1 प्लस साइन फाई बाई 1 माइनस साइन फाई। मान लीजिए हम आपको बोले कि आपका साइन फाई का वैल्यू, मतलब फाई का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, सॉइल का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है एंगल का, वो 30 डिग्री है, तो फाई 30 हो गया, तो साइन 30 होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। यहाँ 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3, 0.33 वैल्यू आया एक्टिव का, अगर 30 डिग्री है तो। सेम अगर 30 डिग्री ही है आपका, अगर उसमें पैसिव लग रहा है, उल्टा प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 0.5, 1.5, नीचे 1 माइनस 0.5, तो 0.5, ये कितना हो गया, 3। अब आप यहीं से वेरीफाई कर लीजिए कि जिसको आप 0 बोल रहे हैं, अगर ये इधर माइनस 0.33 लग रहा है, या कुछ भी वैल्यू बोल दीजिए, अगर 0.33 है इसको आप 0.8 बोल दीजिए, कुछ यहीं पे चेक कर लेते हैं। चलिए, के नॉट का वैल्यू 1 माइनस साइन फाई, साइन फाई कितना हो गया, 1/2, 1 माइनस 0.5, 0.5, 0.33 आपको ये वाला वैल्यू है, 0.5 आपको ये वाला वैल्यू है, और 3 ये वाला वैल्यू है। इस 0.5 से भी देखिए ये 600 टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है ना, 0.5 इंटू 6 करेंगे तो 3 होगा। तो ये कितना गैप जो हम बनाए हैं, ये गैप आपको इन वैल्यू से जस्टिफाई हो जाता है कि आप के नॉट, के पी और के ए का वैल्यू, चाहे तो आप एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में आप जो आप आंसर लिखिएगा एग्जाम में, आप उसमें बता दीजिए फॉर एग्जाम्पल करके कि फॉर एग्जाम्पल अगर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप बता दीजिए के ए का वैल्यू, के पी का वैल्यू, के नॉट का वैल्यू। बस इतना याद रखिए कि इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं कनेक्ट करना है, इसको पैराबोलिक कर्व से आपको कनेक्ट कर देना है। और आप बता दीजिए कि ये टॉप वाले के कॉरस्पॉन्डिंग में जो ये प्रेशर है, ये पैसिव प्रेशर है, ये आपको क्या है, डेल्टा पी है, इतना आपको डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे इतना डेल्टा आपको इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और इसमें 0 डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होता है, आप रेस्ट में रखे रहते हैं। ठीक है, ये अवे फ्रॉम द दीवार जा रहा है, सॉयल जा रहा है, ये टुवार्ड्स द सॉयल अंदर जा रहा है। इधर आप मान लीजिए बैकफिल दिखाना चाह रहे हैं, सॉयल है ये पूरे में, अब और जस्टिफाई हो गया कि हाँ ये सॉइल की तरफ अंदर इतना दे रहा है और ये सॉइल के बाहर इतना दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए, अवे फ्रॉम बैकफिल इनटू द बैकफिल।
ये चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये सारे इस चार्ट में जितने भी वैल्यूज़ लिखे हैं, मेरे हिसाब से अब आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि अवे फ्रॉम बैकफिल क्या है, इनटू द बैकफिल क्या है, ये मूवमेंट है आपका। ठीक है, अब इस वर्टिकल लाइन से इधर हम अवे बता रहे हैं, ये रिटेनिंग वॉल समझ लीजिए। अगर रेस्ट कंडीशन पे है तो 0.5 का वैल्यू आने वाला है, कुछ यहाँ होगा। अगर एक्टिव कंडीशन में है तो 0.33 आने वाला है। अब एक्टिव का मतलब अवे होता है, तो कुछ इधर बना दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ मत दिखाइए। यहाँ 0.8 0.6 सॉरी 3 का वैल्यू आएगा, तो उसको यहाँ 3 यहाँ आता है, इसको थोड़ा यहाँ दिखा दीजिए कहीं पे भी, और उसको क्या कीजिए इस तरीके से, ये वाला और इसके उल्टा ये वाला, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए उसको। ये सारे के बाद आपका अर्थ प्रेशर वाला जो टॉपिक होता है उसमें आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। अब अर्थ प्रेशर के बारे में अब तक पढ़ा रहे थे। अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट कौन करता है? रिटेनिंग वॉल करता है। तो रिटेनिंग वॉल के बारे में ये सारा स्टोरी है। जल्दी जल्दी रीडिंग दे देते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट आर बिल्ट टू रिटेन वर्टिकल और नियरली वर्टिकल अर्थ बैंक्स और एनी अदर मटेरियल आर कॉल्ड रिटेनिंग वॉल्स। वो स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है अर्थ को या कोई वर्टिकल या किसी नियरली वर्टिकल चीज़ों को रेजिस्ट करने के लिए, वो रिटेनिंग वॉल कहलाता है। रिटेनिंग वॉल में भी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मशीनरी और शीट पाइल। शीट वाले पाइल जैसे भी हम आपको एग्जाम्पल दिए डॉक्स हार्बर्स वगैरह में, या तो उसका ही बनाया जा सकता है, या तो मशीनरी का बनाया जा सकता है, या तो आरसीसी का भी बनाया जा सकता है, जो सुटेबल रहता है कंडीशन के हिसाब से। ग्रेविटी वॉल रेजिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ दियर हैवी सेक्शंस। कुछ रिटेनिंग वॉल बनाए जाते हैं इस तरीके से, जो अपने वेट के कारण ही क्या करते हैं, जितना प्रेशर इसमें हम लोगों का पीछे मिट्टी से लग रहा है, कई बार हम लोग ऐसा थिन सेक्शंस नहीं बना करके, इस तरीके का नहीं बना के हम लोग कुछ इतना ज़्यादा दे देते हैं कि हम लोगों का ना अपने वेट के कारण ही ये सारा चीज़ रेजिस्ट कर ले, जब छड़ बचाना होता है। क्योंकि अगर पतला देंगे तो हम लोगों को फिर यहाँ पर रेनफोर्समेंट चलाना पड़ेगा इस तरीके से, वो रेनफोर्समेंट आपको फुटिंग में इस तरीके से आएगा और ये आपको रेजिस्ट करेगा। जब रेनफोर्समेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो मिट्टी जो जैसे ईंटा का ही बना रहे हैं तो इतना ईंटा दे दीजिए कि वो अपने आप सारा लोड रेजिस्ट कर ले, फिर पतला दीवार देखे के नहीं होगा। तो ग्रेविटी वाला जो वॉल होता है वो अपना हैवी सेक्शन की वजह से ही रेजिस्ट कर लेता है। दे आर बिल्ट ऑफ मास कॉन्क्रीट और स्टोन और ब्रिक मशीनरी। बहुत ज़्यादा पूरा कॉन्क्रीट ही भर दिए इसमें, या फिर पूरा स्टोन लगा दिए इस तरीके से, या ब्रिक लगा दिए और इतना मोटा बना दिए कि अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों को बियर कर लिया। पुराने ज़माने में यही किया जाता था। जो आपके किले वगैरह बनते थे उसमें अगर कहीं पे एक तरफ में अगर आपको फिलिंग भी देना होता था, तो क्योंकि उस समय रेनफोर्समेंट बन के नहीं आया था, तो उसमें क्या किया जाता था, थिकनेस ही ज़्यादा दे दिया जाता था, अपने आप सारी चीज़ें रेजिस्ट कर लेता था। ठीक है, तो वो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स थे। इन ऑल दिस केसेस द बैकफिल ट्राइज टू मूव द वॉल फ्रॉम इट्स पोजीशन। अब जब भी कोई ना कोई मिट्टी का प्रेशर लगा है और आप हॉरिजॉन्टली उसको जैसे बेसमेंट स्लैब वगैरह से अगर नहीं रोके हैं, तो या तो ये इधर मूवमेंट कराएगा या तो ये इधर मूवमेंट कराएगा। ये तो होना ही है, या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा, या नहीं तो आप किसी सिचुएशन से उसको रेस्ट में कर दीजिए। अगर रेस्ट में नहीं, पहले से ही रेस्ट में होता तो आप रिटेनिंग वॉल देते ही क्यों? तो प्रेशर तो वो लगाएगा, आप उसको रोक देते हैं तो वो रेस्ट कंडीशन बन जाता है। अदरवाइज या तो एक्टिव या पैसिव प्रेशर लगता ही रहता है हर समय। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द वॉल इज पार्टली रेजिस्टेड बाय द वॉल इटसेल्फ एंड पार्टली बाय द सॉइल इन फ्रंट ऑफ द सॉइल। मतलब कई बार क्या होता है, ये मूवमेंट या तो आपको ये रिटेनिंग वॉल खुद से रोक लेता है, कई बार आपके इधर जो आप उल्टा सॉइल देते हैं ना, कई बार ये क्या करते हैं कि इसमें से कुछ प्रेशर को ये रेजिस्ट कर लेता है। मतलब अब रिमेनिंग बच गया इतना कैंटिलीवर, उतना के लिए हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों को कई बार फ़ायदा हो जाता है जब हम लोगों का इधर 3 मीटर का हाइट का मिट्टी प्रेशर दे रहा है और इधर अगर आपका 2 मीटर का फिल होने ही वाला है, तो आप इमेजिन कीजिए ना कि यहाँ आपका 2 मीटर तक में तो मेरा जीरो इफेक्ट है, क्योंकि इधर भी मिट्टी इधर भी मिट्टी है, तो कौन सा प्रेशर लगेगा? दोनों एक दूसरे को काउंटर कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए ना कि आप अगर एक मैदान में, जब हम लोग किसी जानवर को अपने बांधते हैं मैदान में जब घूमने के लिए, खाने के लिए, तो हम लोग एक इस तरीके से खूंटा लगा देते हैं लकड़ी का, उसको हम लोग ईंटा से हम लोग इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उसमें ऐसे रस्सी बांध देते हैं। अब ये जो है, ये क्या 1 घंटे बाद जब आप आते हैं तो क्या ये आपको ऐसा थोड़ी मिल जाता है अपने आप? अगर इसको जानवर अगर इसको ना खींचे तो क्या ये ऐसा थोड़ी हो जाता है? वो रेस्ट पे ही तो रहता है ना। क्यों? क्योंकि इस वाले खूंटा के, ये जो खूंटा हम बनाए, इसके इधर भी मिट्टी इसके इधर भी मिट्टी और दोनों एक जैसा मिट्टी, तो इसमें कोई प्रेशर लगता ही नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे अगर आप 3 मीटर का कोई मिट्टी देना चाह रहे हैं इधर, और इधर आपको अगर 2 मीटर का आप वापस फिल कर दे रहे हैं और आप इतना रिटेनिंग वॉल देना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक का लेवल को तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे को काउंटर कर लेगा। बचा कैंटिलीवर सिर्फ इतना, तो सिर्फ इतने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
ठीक है। तो ये जो अपोजिट साइड वाला मिट्टी है वो हम लोगों को क्या करता है, कई बार इसके इफेक्ट को पूरा भी काउंटर कर लेता है, कई बार पूरा काउंटर नहीं कर पाता है। अगर सेम टाइप का सॉइल है तो पूरा काउंटर नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा हेवी सॉइल है इधर और इधर कम लाइट सॉइल है तो हो सकता है वो बराबर का इफेक्ट दे दे, कम भी है लेकिन भारी है तो बराबर हो गया। तो वो सारी चीज़ें ही कैलकुलेट करनी पड़ती हैं अर्थ प्रेशर वाले चैप्टर में, ठीक है। ये सारा है आपको रिटेनिंग वॉल का थ्योरी, क्योंकि अब आप अर्थ प्रेशर पढ़े हैं तो हो सकता है बोल दे कि व्हाट इज अर्थ प्रेशर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम एंड एक्सप्लेन विच स्ट्रक्चर इज यूज टू रिटेन अर्थ प्रेशर। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इकलौता याद रखना है आपको, रिटेनिंग वॉल यूज़ करते हैं। अब रिटेनिंग वॉल में भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कुछ ग्रेविटी वॉल हो सकता है, कुछ बटरेस वॉल हो सकता है, आर्क वॉल हो सकता है, काउंटरफोर्ट वॉल हो सकता है, वो तो अलग अलग शेप के हिसाब से है। तो ये डायग्राम देख लीजिए और इसके बारे में कुछ थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम में आप जितना बना सके। ग्रेविटी जो खुद अपने वेट से ले लेगा, सेमी ग्रेविटी जो वेट के साथ साथ कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट का मदद लगेगा, कैंटिलीवर वॉल्स जो पूरी आपको रेनफोर्समेंट की मदद से ही आपको रोक पाता है, क्योंकि थिकनेस बहुत कम देते हैं आप, तो ये आपको मूव करेगा ही करेगा। तो ये रेनफोर्समेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ये आजकल जो नया रिसेंट डेवलपमेंट आया है 1990 के बाद से, जब इन्फोर्समेंट कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें जब से आई हैं, जब से टरजागी के लॉज वगैरह आए हैं, तब से ये कैंटिलीवर वॉल बनना पॉसिबल हो पाया है। फिर उसी में क्या करते हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा दूर पे इस तरीके से सपोर्ट करा देते हैं, तो ये कहलाता है आपका काउंटर फोर्ट वॉल। फिर आप इसको क्या करते हैं कि आप इसमें बटरेस वगैरह ये जो है ये आप डिज़ाइन करके आप प्रोवाइड कर देते हैं। एक तो हुआ कि आप इसको डायरेक्टली प्रोवाइड किए, कुछ क्या हुआ कि आपको यही वाला कैंटिलीवर वॉल है लेकिन आपको कुछ रेजिस्ट कर गया, अब उसको आप कैलकुलेशन में नहीं लाते हैं, तो वो कहलाता है काउंटर फोर्ट वॉल। जब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप ये जो बटरेस प्रोवाइड करते हैं, इस बटरेस को एक्चुअली में आप कैलकुलेशन में लेते हैं और इस थिकनेस को और कम कर देते हैं, इस तरीके का कर देते हैं, तो फिर वो कहला जाता है आपको बटरेस वॉल। दोनों एक ही जैसे होते हैं, सब कुछ एक ही होता है, बस काम करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको रिटेनिंग वॉल के कुछ और अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको एबटमेंट्स हो गया ब्रिज का, रिटेनिंग वॉल हो गया, फिर आपको एक आता है ब्रेस्ट वॉल आता है। ब्रेस्ट वॉल आपको इसमें नहीं दिखाए हुए हैं। जब आपका इस तरीके से कोई हिल में स्लोप होता है, इसमें क्या होता है, आपको रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए जो यहाँ आप रिटेनिंग वॉल देते हैं, ये तो रिटेनिंग वॉल कहला जाता है, क्योंकि इधर आपका पूरा खाई है, तो ये आपके रोड को रिटेन कर रहा है। अब क्योंकि ये रिटेनिंग वॉल तो इस रोड को रिटेन कर ही रहा है, यहाँ पे कई बार आप क्या करते हैं, एक वॉल देखेंगे, जब आप पहाड़ वगैरह पे जाएंगे तो आप देखेंगे इधर भी एक दीवार बना हुआ है, ये रिटेनिंग वॉल का काम तो कर रहा है, लेकिन इसको तब हम लोग नाम देते हैं अभी क्या नाम बताए थे इसका हम लोग ब्रेस्ट वॉल, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट वॉल। फिर पहाड़ों पे अगर इधर रिटेनिंग वॉल है तब ये ब्रेस्ट वॉल है। अगर इधर रिटेनिंग वॉल नहीं है किसी तरह से, या मान लीजिए इधर ग्राउंड ऐसे ही स्लोप्स में है, ये अपने आप ही आपका यहाँ पे रोड का एक जगह बन गया, तो फिर इस मिट्टी को रोकने के लिए फिर ये रिटेनिंग वॉल कहलाएगा। पर्पस हर हाल में ब्रेस्ट वॉल हो कि रिटेनिंग वॉल हो, काम उसका रोकना ही है, मगर जब क्योंकि मेन काम ये कर रहा है तो ये सेकेंडरी काम करेगा, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया, ब्रेस्ट वॉल हो गया। तो ये सारे क्या है, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको ये टोटल 10 फिगर्स में से जितना फिगर्स याद आता है आप एग्जाम में उतना बना दीजिए। अगर बोलता है रिटेनिंग वॉल क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, तो फिर समझाइए कि रिटेनिंग वॉल सॉइल को रेजिस्ट करता है, 3 टाइप का प्रेशर लग सकता है रिटेनिंग वॉल पे, हर हाल में एक्टिव, पैसिव और स्टैटिक आपको बताना ही है। चाहे अर्थ प्रेशर पूछे तो भी बताइए, चाहे रिटेनिंग वॉल पूछे तो बताइए रिटेनिंग वॉल इसको रेजिस्ट करता है। अब फिर एग्जाम्पल्स में ये डायग्राम्स बना दीजिए, सफिशियंट है आपका। आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही सिर्फ डिस्कशन आपका रिटेनिंग वॉल में सफिशियंट है। रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह वो आपको नहीं करना है। गेट लेवल पे, बीटेक लेवल पे इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं पूरा, कि कितना थिकनेस प्रोवाइड करना है, कितना प्रेशर लग रहा है। एग्जाम में 4 लाइन का क्वेश्चन आता है जिसका 2 पेज का कैलकुलेशन भी होता है, तो वो सारे आपको डिप्लोमा लेवल पे अभी नहीं पढ़ने हैं। इतना ही आप अर्थ प्रेशर वगैरह जान लेंगे, इसी के अंदर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 बन जाएगा। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियोस लाएंगे तो आप उस समय देखेंगे कि आपके टरजागी के बियरिंग कैपेसिटी वाले में से तो क्वेश्चन है ही ऑब्जेक्टिव के, रिटेनिंग वॉल में से भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट से जितना हम आपको बताए हैं। उतना हम लिख के नहीं दिए जितना हम आपको एक्सप्लेन किए इस पूरे 1 घंटे में। तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोगों का और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए, इनफैक्ट टॉपिक से थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा यूनिट समझ में आया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने एग्ज़ाम में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ के लिख पाएंगे। जितना इस सब्जेक्ट को आप, इस यूनिट को खास करके समझेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आप खुद से भी बना करके एग्ज़ाम में लिख पाएंगे।
तो आई होप आपको आज का ये सारे लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। थैंक यू।